चैप्टर 4 वेद खतरे में। चैप्टर 4 मफलास क्वीन। अब तक अपने पड़ा वेद उनको चिढ़ते हुए भाग रहा था कि वो सामने खड़े इंसान से जा टकराता है। वो अपना सर उठा के देखता है तो सामने ऋषभ खड़ा था। क्या आपको दिखाई नहीं देता है साधु अंकल जो ऐसे मेरे सामने खड़े हो गए? वेद अपनी छोटी छोटी आंखों से ऋषभ को घूरते हुए देखता है। उसकी बात सुन जहां सब आंखें फाड़े उसे देखते हैं, वही ऋषभ भी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से वेद को ही देख रहा था। छोटे चूहे तुम देख के नहीं चल रहे थे? ऋषभ भी बात सुन वेद गुस्से से उसे घूर के कहता है, क्या कहा आपने छोटे चूहे? हाँ, ऋषभ का जवाब सुन वेद उसे घूर के कहता है, वेद राजपूत नाम है मेरा। मेरा भी नाम ऋषभ सिंघानिया है। ऋषभ भी अपने एरोगेंट स्टाइल में बोलता है। अब्दुल सिंघानिया हो, इतना कह के वेद वहां से भाग जाता है। वही सब ऋषभ को देख के मुस्कुरा रहे थे। चलो डिनर कर लो चल के सब लोग। पूजा जी की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। अब आगे डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दृष्टि और उसकी बाकी दोस्त गार्डन में बैठी ही थी। पता नहीं आखिर हुआ क्या था उस दिन। दृष्टि की बात सुन नैना कहती है, हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। वो तो कुछ बताती नहीं है। पंखी की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अवंती भी गार्डन में आके उनसे पूछती है। कुछ नहीं बस बात कर रहे थे। कीर्ति की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। वो ठीक तो है। अवंती की बात सुन दृष्टि कहती है, हाँ वो ठीक है, जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता उसे कुछ नहीं हो सकता है। कौन से मकसद की बात कर रही है आप साली साहिबा? सब पूछे मुड़ के देखती है तो सामने प्रभात और उसके दोस्त खड़े थे। किसी की भी नहीं जीजू, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पंखी मुस्कुरा के उन्हें देख के कहती है। प्रभात और उसके दोस्त भी सबके साथ बैठ जाते हैं। क्या वो सच नहीं आएगी? उद्धरण चिन्ह। आप तो जानते हैं वो कैसी है। अगर उसने कहा है आएगी तो जरूर आएगी। नैना की बात सुन प्रभात गहरी सांस लेता है और कहता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। होप इस बार कुछ गलत न हो। होगा भी नहीं क्योंकि 10 बार। इतना कह के कीर्ति चुप हो जाती है। अरे किसकी बात कर रहे हो, हमें भी तो बताओ कोई। नील की बात सुन सब उसे देखते हैं। जिस पे पंखी कहती है, क्यों आप कोई कहीं के राजा है क्या को आपको बताए? राजा नहीं ही लेकिन उससे कम हूँ क्या यूँ? नील अपने बाल सेट करते हुए कहता है। हो, मुझे तो जेल से भागे कोई कैदी से कम नहीं लगते हैं आप। पंखी की बात सुन सब नील के ऊपर हंसने लगते हैं। तुमको मैं कैदी कहाँ से लगता हूँ? नील घूरते हुए उससे कहता है। अरे बस भी करे, आप दोनों बेफालतू का क्यों लड़ रहे हैं? अवंती की बात सुन दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं। वैसे आप सब कौन है? हमने पहले आपको नहीं देखा। अवंती ऋषभ और बाकी सबको देख के कहती है। जिस पे प्रभात कहता है, ये मेरे दोस्त है ऋषभ सिंघानिया, देव ठाकुर, नील मेहता, विराज सिंह और ये है शिवम ओबरॉय। चलिए आप लोग भी सो जाए। मम्मा देख के गई तो वोट लगा देंगी आज हमारी। अवंती की बात सुन प्रभात कहता है, तुम जाओ हम थोड़ी देर में सो जाएंगे। अवंती हाँ में सर हिला देती है, उसके साथ बाकी लड़कियां भी चली जाती है। जियान भी गार्डन में टहल रहा था। प्रभात उसे देख के कहता है, जियान तुम भी रेस्ट कर लो जाके। नो थैंक्स सर, जब तक वो यहाँ है मैं सिक्योरिटी को लेके केयरलेस नहीं हो सकता हूँ। जियान की बात सुन शिवम कहता है, अरे लेकिन इतनी सिक्योरिटी कर किसके लिए रहे हो? वेद बाबा अगर उन्हें एक खरोच भी आए तो? लेकिन उसे क्या होगा? नील का सवाल सुन जियान कहता है, सर आप कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग रेस्ट करिए जाके। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। देव भी अजीब नजरों से उसे देख के कहता है, अजीब है इतनी हाई सिक्योरिटी उस बच्चे के लिए। कौन है ये? अरे चलो रेस्ट करो चल के, बाकी बातें बाद में कर लेना। प्रभात की बात सुन सब वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। अपने रूटीन के अकॉर्डिंग ऋषभ और उसके दोस्त जॉगिंग कर रहे थे। तभी उनके बगल में वेद आता है और कहता है, अब्दुल सिंघानिया गुड मॉर्निंग। ऋषभ भी उससे कहता है, गुड मॉर्निंग छोटे चूहे। वैसे अंकल आप क्या करते हो? वेद का सवाल सुन ऋषभ कहता है, मैं अपनी कंपनी में सेव हुआ है, मम्मा की तरह। वेद का जवान सुन सब उसे देखने न लगते हैं। मतलब ऋषभ की बात सुन वेद कुछ कहता कि उससे पहले ही धृति कहती है, वेदू आप बिना बताए क्यों आ गए? ओ मासी अब प्लीज मम्मा को नहीं बताना वरना बहुत पिटाई करेगी मेरी। वेद मुंह बना के कहता है, जिस पर सब मुस्कुरा देते हैं। हाँ ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अकेले क्यों आए? कीर्ति की बात सुन वेद कहता है, वो मैंने हैंडसम अंकल की जाते हुए देखा तो उनके पीछे आ गया। ठीक है अब चलो घर चलो, देखो 7 बज गए हैं। नैना की बात सुन वेद सामने देखते हुए कहता है, मासी
लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पता या कह पता उससे पहले ही एक कार एक वेद के उसमें डाल के फुल स्पीड से निकल जाती है। वेद, धृति और बाकी लड़कियां चिल्ला के कहती है, ओ सिट, अगर वेद को कुछ हो गया तो तूफान को कोई नहीं रोक पाएगा। नैना डरते हुए कहती है। सब लोग घर पहुंचते हैं। जियान भी अपनी पूरी टीम वेद को ढूंढने में लगा देता है। ऋषभ और उसके दोस्त भी वेद को ढूंढने में लग जाते हैं। पूजा जी इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। वो डरते हुए कहती है, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? आप शांत रहिए, वेद मिल जाएगा। आलोक जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं। कुछ पता चला जियान? दृष्टि का सवाल सुन जियान न में सर हिला देता है। ढूंढो उसे जियान, उसे कुछ हुआ तो हमें कोई नहीं बचा सकता है, तुम जानते हो। पंखी की बात सुन जियान हाँ में सर हिला देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन वेद का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जहां आज मेहंदी का फंक्शन था वहां आज सिर्फ वेद के ना मिलने का डर सबके अंदर बैठा था। अगर वेद को कुछ हुआ तो भगवान जाने कौन सी आफत आने वाली है। क्या हमें उसे बता देना चाहिए? कीर्ति का सवाल सुन सब उसे देखने लगते हैं। अनिल जी और आलोक जी भी अपनी पूरी टीम लगा चुके थे वेद को ढूंढने के लिए। वहीं एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा फार्म हाउस था, जिसके चारों तरफ गार्ड्स लगे। ये जगह शहर से बाहर और जंगलों के बीचों बीच बस हुए थे। तुमको कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा, एक शख्स कुर्सी पर बंधे हुए वेद को देखते हुए कहता है। वेद उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहता है, ज्यादा नहीं बनी गंदे अंकल, मेरी मम्मा को पता चल गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बच्चे, भी तो तुम्हें यहाँ लाए हैं, तुम ही तो हो जो मुझे तुम्हारी मम्मा तक पहुँचाओगे। इतना कह के वो शख्स अजीब तरह से हंसने लगता है, जिसे सुन वेद भी बहुत डर जाता है। तभी एक आदमी आके डरते हुए उस शख्स को देख के कहता है, बॉस, पूरी अग्रवाल फैमिली के साथ साथ सिंघानिया फैमिली और ब्लैक स्क्वाड भी 10 बच्चे को ढूंढ रही है। जब तक ये बच्चा है कोई मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। अपने आदमियों से कहो अलर्ट रहे। उस शख्स की बात सुन वो आदमी वहां से हमें सर हिला के चला जाता है। अग्रवाल मेंशन 12 घंटे हो बुके थे वेद को गायब हुए, लेकिन उस तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। सब परेशान होके इधर उधर घूम रहे थे। क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए? अवंती का सवाल सुन नैना डरते हुए कहती है, उन्हें कब का पता चल गया होगा? यहाँ के पल पल की खबर रहती है उन्हें। फिर ये तो बहुत बड़ी बात है, कीर्ति नैना की बात का जवाब देते हुए कहती है। पंखी भी डरते हुए कहती है, तो अब तक वो शांत क्यों है? तूफान के आने के पहले की शांति है। जियान सबके पास आके कहता है। कुछ पता चला? आलोक जी उसे देख के कहते हैं, जिस पे जियान कहता है, नहीं, जिसने भी ये किया है वो जानता था कि वेद कौन है। उसका मकसद कुछ और है। सिर्फ वेद को किडनैप करना ही उसका मकसद नहीं था। जियान की बात सुन सब उसे ही देख रहे थे। ऋषभ उससे पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि वो अच्छे से जानता है कि वेद कौन है और किसका बेटा है। किसका बेटा है? नील की बात सुन पंखी कहती है, अभी डन सबका टाइम नहीं है। अभी हमें वेद को ढूंढना चाहिए, हमें पता नहीं कैसी हालत में होगा वो। चैप्टर 5 रॉय की मौत। चैप्टर 5 माफी इज क्वीन। इतनी कोशिशों के बाद भी वेद का कहीं पता नहीं चल रहा था। सब परेशान होके इधर उधर घूम रहे थे। पूजा जी को रेखा जी संभाल रही थी। वही मिष्टी और अवंती का रो रो के बुरा हाल था। पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। कौन लेके गया है वेद को, जो उसका नमो निशान भी कीमती मिल रहा है? आलोक जी परेशान होते हुए कहते। अनिल जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, तुम चिंता नहीं करो, मिल जाएगा चेत। पूरे शहर की पुलिस उसे ढूंढ रही है। आई होप सो वो जल्दी मिल जाए, वरना भगवान जाने ब्याह होने वाला है। आलोक जी अनिल जी को देख के कहते हैं। यशवर्धन जी, ऋषभ के दादाजी सबको देख के कहते हैं, इतनी हाई सिक्योरिटी से कोई वेद को लेके नहीं जा पाएगा। किसी ने तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक किया है, वरना ये जानते हुए भी सिक्योरिटी टाइट है, कोई पैलेस के अंदर आके उसे लेके नहीं जा पाता। दादाजी जी की बात सुन जियान डरते हुए कहता है, अभी फिलहाल हमारे लिए वेद का मिलना जरूरी है, बाकी का बाद में देखेंगे। जियान सही कह रहा है, किसी ने जानबूझ के वेद को किडनैप किया है अपने फायदे के लिए। ऋषभ की बात सुन सब हमें सर हिलते हैं। माँ, मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। प्रभात की बात सुन मीरा जी और गौरव जी भी हमें सर हिला देते हैं। तभी सबके कानों में फोन की रिंग सुनाई देती है। दृष्टि अपने फाइन में फ्लैश हो रहे नाम को देख के कांप उठती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। माथे पर पसीने की बंदें साफ दिखाई दे रही थी। उसे इतना डरते और घबराते देख जियान और बाकी लोगों के भी चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है।
क्या हुआ, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं, किसका फोन है? देव का सवाल सुन बाकी लड़के भी सबको देखने लगते हैं। एक बार फिर से फोन बजता है। जियान उसे देख के कहता है, दृष्टि फोन उठाओ। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, दृष्टि डरते हुए जियान को देख के कहती है। कीर्ति एक गहरी सांस लेके फोन रिसीव करती है। सामने से एक लड़की की बेहद ही सर्द और डरावनी आवाज सुनाई देती है। वेद कहाँ है? वो कीर्ति अटकते हुए डर से अपना सलाइवा गटकते हुए बोल ही रही थी कि सामने वाली उसकी बात बीच में ही काट के कहती है, कल सुबह तक वेद मेरे सामने होना चाहिए, वरना अपनी सजा के लिए तैयार रहना सब। कीर्ति हिम्मत करते डरते हुए कहती है, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। रॉय, इतना याद रखना, अगर वेद को एक खरोच भी आई तो तुम सब अपनी कब्र खुद खोद लेना, क्योंकि मैं अगर इन्वॉल्व हुई तो बहुत दर्दनाक होगा तुम सबके लिए। इतना बोल के वो फोन कट कर देती है। वही कीर्ति एक गहरी सांस लेती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मुंह से बाहर आए हो। क्या बोला उन्होंने? पंखी की बात सुन कीर्ति उन सबको बता देती है जो भी उसकी बात हुई थी। रॉय ये कौन है और इसका वेद से क्या लेना देना? शिवाय की बात सुन जियान कहता है, सर बाद में बता दूंगा, अभी हमें रॉय के बारे में पता करना होगा, हमारे पास बस सुबह तक का टाइम है। नैना कुछ सोच रही थी, तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो सबको देख के कहती है, मुझे पता है वो कहाँ है। सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं, जिसपे वो फिर बोलती है, जल्दी चलो, बाकी सब बाद में। हम भी चले। अनिल जी की बात सुन जियान उन्हें माना करते हुए कहता है, सर आप यहाँ संभालिए। इतना कह के वो सब निकल जाते हैं। चारों लड़कियां अपनी रेसिंग बाइक में बैठ जाती है। इस वक्त उन्होंने पूरी ब्लैक ड्रेस पहनी थी, साथ ही हाई पोनीटेल करे हुए थी। लड़के भी ब्लैक ड्रेस पहन के बाइक में बैठ जाते हैं। सब वहां से निकल जाते हैं। करीब 3 घंटे चलने के बाद वो लोग जंगल के रास्ते पहुंच जाते हैं। आयुषो वो यहीं पर है। विराज की बात सुन कीर्ति हाँ में सर हिला देती है। यहाँ से पैदल चलना होगा। नैना की बात सुन शिवम और बाकी सब बाइक से उतर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। करीब 1 घंटे चलने के बाद वो लोग जंगल में बने उसी फार्म हाउस के सामने आ जाते हैं जिसमें वेद को लाया गया था। फार्म हाउस के अंदर वेद, जो इस वक्त चेयर पर बांधा था, उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। गालों पर उंगलियों के निशान थे, जिसे देख के साफ पता चल रहा था कि उसे मरा गया है। मुझे छोड़ दो गंदे अंकल, मुझे मम्मा के पास जाना है, वेद रोते हुए सामने बैठे शख्स से कहता है। जिसपे वो शख्स वेद को देख के कहता है, छोड़ देंगे पिद्दी, लेकिन पहले मुझे वो तो मिल जाए जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। बॉस, कुछ काले कपड़े पहने लोगों ने हम पर अटैक कर दिया है। हमारे आधे से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक आदमी भागते हुए उस शख्स के पास आके घबराते हुए बोलता है, रॉय ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये जानते हुए भी कि जिसे तुमने पंगा लिया है वो इस वक्त घायल होने के साथ साथ बहुत खूंखार है, लेकिन फिर भी तुमने डायरेक्ट उससे पंगे ले लिए। दृष्टि चिल्लाते हुए अंदर आके सामने बैठे शख्स को देख से गुस्से से कहती है। जिसपे रॉय हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे। मानना पड़ेगा, काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों को रखा है उसने अपने साथ। देखो रॉय, वेद को छोड़ दो तो शायद तुम्हें आसान मौत मिले, नहीं तो खुद तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। नैना गुस्से से रॉय को देखते हुए कहती है। जिसपे रॉय भी गुस्से से कहता है, मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहूंगा। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं इस बच्चे को तुहेले जाने नहीं दूंगा। जियान और ऋषभ भी बाकी सब के साथ अंदर आ गए थे। रॉय वेद की नेक पर चाकू रखे हुए था। वही वेद डर से कांप रहा था। उसे छोड़ दो रॉय, तुम्हें जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं मिल सकता है, तुम भी जानते हो। पंखी की बात सुन रॉय हंसते हुए कहता है, इसलिए तो इसे उठाया है ताकि जो मुझे चाहिए वो खुद मुझे ला कर दो। मासी मुझे बचाओ, वेद को डर लग रहा है, प्लीज मासी। वेद रोते हुए सबको देख के बोलता है। उसका रोना देख ऋषभ को अपने दिल में एक अलग सी चुभन महसूस होती है। वो रॉय को देख के कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इस बच्चे को मुझे दे दो। द ग्रेट बिजनेस टाइकून ऋषभ सिंघानिया एक बच्चे के लिए कुछ भी देने को तैयार है। वाह क्या बात है। इतना कह के वो हंसने लगता है, फिर बेहद सर्द आवाज में बोलता है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो बस उसके पास है। पूरे 7 साल से तड़प रहा हूँ, अब थोड़ा वो भी तड़पेगी और ये देख के मुझे बहुत सुकून मिलेगा। देखो रॉय, साल पहले क्या हुआ ये तुम भी जानते हो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसे बीच में न लेके आओ। जियान की बात सुन रॉय गुस्से से कहता है, गलती तो उसकी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने। अब दृष्टि को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, गलती नहीं थी। सच में रॉय, तुम भी जानते हो उसने क्या किया था, और अब तुम भी वही कर रहे हो। उस बच्चे को जाने दो।
नहीं जाने दूंगा 7 साल की तड़प ऐसे ही नहीं शांत होगी, मौत के बदले मौत, जान के बदले जान, अब ये बच्चा भी मरेगा और वो वैसे ही तड़पेगी जैसे मैं तड़प रहा हूँ। रॉय गुस्से से कहता है। इससे पहले वो वेद को कुछ कर पता कि तभी गन शॉट की आवाज आती है। सब देखते हैं तो रॉय जमीन पर पड़ा था और उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था। वेद भाग के दृष्टि के गले लग जाता है। मासी वेद को रोता देख दृष्टि उसे शांत करवाते हुए कहती है, शांत, मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, देखो हम आगे हैं ना। वेद ऋषभ को देख के उसको अपनी गोद में उठाने के लिए अपनी बाहें फैला देता है। ऋषभ भी उसे गोद में उठा के गले लगा लेता है। हैंडसम अंकल, वेद की आवाज सुन ऋषभ उसे अपनी बाहों में कस देता है और कहता है, तुम तो बहुत रॉन्ग हो, ऐसे रोते नहीं हो, देखो कुछ नहीं हुआ है, हम आ गए हैं ना। नील ये सब देख के जो कंफ्यूज था वो सबको देख के बोलता है, ये चल क्या रहा है, कोई कुछ समझाएगा, घर चलो बताते हैं। पंखी की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। तुम यहाँ कब? मतलब तुम तो 7 साल पहले। जियान अपने सामने खड़े लड़के को देख के शॉक्ड होके कहता है। जियान ही नहीं, उस लड़के को देख के सभी 10 वक्त शॉक्ड में थे। वही ऋषभ और बाकी लड़के उस लड़के को देख के और भी ज्यादा शॉक्ड थे। चैप्टर 6 शिवनी प्रताप सिंह। चैप्टर 6 सी माफियाज क्वीन। कार्तिक, ऋषभ उस लड़के को देखते हुए बोलता है। कार्तिक ऋषभ को देख के कहता है, घर चल के बात करते हैं, अभी वेद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्तिक की बात सुन सब अग्रवाल मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो सब मेंशन पहुंच जाते हैं। अवंती, वेद को लेकर जाओ। प्रभात की बात सुन अवंती वेद को लेके चली जाती है। अब हॉल में बस ऋषभ और उसके दोस्त थे, साथ ही दृष्टि और उसके दोस्त भी खड़ी हुई थी। अब बताओ क्या हाल था उस रात? द्रिल कार्तिक की देख के पूछती है। कार्तिक उसे देख के कहता है, एक्जेक्टली मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैं बस इतना जानता हूँ कि उस एक्सीडेंट से मुझे एक लड़की ने बचाया था। 1 साल तक ट्रीटमेंट चलने के बाद मैं ठीक हुआ तो उनके लिए ही काम करने लगा। तो तुम मिलने क्यों नहीं आए थे? शिवम का सवाल सुन सब कार्तिक को देखने लगते हैं। कार्तिक सबको देख के कहता है, क्योंकि वेद की सेफ्टी जरूरी थी, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। अरे यार, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये छोटा पैकेट है कौन जो इसके लिए इतनी सेफ्टी? नील फ्रस्ट्रेट होके बोलता है। तो उसे देख के जियान बोलता है, वेद को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम सब क्योंकि वो उनसे अटैच्ड है। किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा है। विराज की बात सुन सब उसे देखने लगते। वेद की माँ और प्रताप फैमिली की एकलौती बेटी और प्रे प्रताप अंपायर की क्वीन शिवानी प्रताप सिंह। दृष्टि की बात सुन सब उसे देख रहे थे। शिवनी का नाम सुन के पता नहीं क्यों पर ऋषभ के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, ऐसा क्यों था ये तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। जियान कार्तिक को देख के कहता है, क्या वो आ रही है? हम शायद सुबह तक आ जाए, क्योंकि कार्तिक अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। प्रभात गहरी सांस लेके सबको देख के कहता है, आप लोग रेस्ट करिए जाके, बाकी की बातें सुबह करते हैं। थोड़ा बहुत डिनर करने के बाद सब रूम में चले जाते हैं। देखते ही देखते रात के अंधेरे को चीरते हुए सूरज की किरणें चारों तरफ फैलने लगती है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। रेखा जी और बाकी सब हॉल में बैठे हुए थे। पूजा, तुम टेंशन ना लो, सब सही होगा। रेखा जी की बात सुन पूजा जी निराश होते हुए कहती है, उस हादसे को जरूर 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी एक गलती ने मुझसे मेरी बच्ची को भी छीन लिया। आलोक जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, आप शांत हो जाए, आज नहीं तो कल वो फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि उसके अंदर इतनी नफरत और गुस्सा भरा है कि। पूजा जी नम आंखों से बोलती है। वही गार्डन में दृष्टि और उसकी दोस्त इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वही जियान भी डरा सहमा सा इधर उधर घूम रहा था। मैं बता रही हूँ, आज हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है, कीर्ति डरते हुए कहती है। उसकी बात सुन पंखी भी घबराते हुए कहती है, सही कह रही हो, भगवान जाने आज क्या होगा। प्रभात उन सबको ऐसे देखता है तो उनके पास आके कहता है, क्या हुआ, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? प्रभात की बात सुन सब उसे सहमी नजरों से देखते हैं। उन्हें ऐसे देख ऋषभ और उसके दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है। आप जानते हैं जीजू फिर भी हमसे पूछ रहे हैं, नैना अपना मुंह बना के कहती है। उसकी बात सुन प्रभात हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड, तुम लोग डरती भी हो, क्या मतलब है आपका? दृष्ट प्रभात को घूरते हुए कहती है। उसकी बात सुन नील कहता है, तुम लोग तो ऐसे डर रही हो जैसे नर्क की देवी तुम्हारी जान लेने आ रही हो। अरे प्लीज सर, ओक रहे, वैसे ही डर लग रहा है और न डराए। जियान को डरते देख कार्तिक सबके पास आ कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, शांत रहो। तभी सबके कानों में गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। 5 से 6 ब्लैक कार मेंशन में एंटर होती है।
उनकी आवाज़ सुन अब तो जियान और बाकी लड़कियों की जान हलक में अटक जाती है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, डर से चेहरा पसीने से भीग जाता है। तभी उन गाड़ियों से ब्लैक कलर की ड्रेस पहने वेल ट्रंड गाइस बाहर आते हैं। उनमें से एक गार्ड बीच में खड़ी गाड़ी का गेट खोलता है, जिससे ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने एक लड़की बाहर आती है। बेदाग गोरा रंग, गहरी भूरी आंखें, लंबे रेशमी बाल जिसमें हाई पोनी टेल बंधी हुई थी, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, चेहरे पर हल्का मेकअप, लेकिन फेस पूरी तरह इमोशनलेस। उसका ऑरा भी इतना खतरनाक कि आसपास के खड़े लोग उसे देख के कांप रहे थे। लेकिन पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई लड़का एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। यही हाल ऋषभ का भी था। उसको देख के मानो जैसे वो पलके झपकाना ही भूल गया था। तभी उसका ध्यान कुछ आवाज से टूटता है। वो लड़की सीधा गार्डन में आती है और खींच के एक थप्पड़ जियान को लगा देती है। उसे देख के सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जियान? उस लड़की की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन जियान अंदर तक कांप जाता है। वो डरते हुए कहता है, एसआर मैंने सिक्योरिटी टाइट रखी थी। वो तभी सबके कानों में एक और थप्पड़ की आवाज गूंजती है। ये थप्पड़ दृष्टि को पड़ा था। वो सर झुकाए खड़ी हो जाती है। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपना सर उठा के देखे। इसके बाद नैना, पंखी और कीर्ति को भी एक एक थप्पड़ पड़ता है। फिर वो लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, इतने वेल ट्रेंड होने के साथ तुम लोगों की स्किल्स ऐसी है कि बड़े से बड़ा तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता है। लेकिन तुम्हारी नाक के नीचे से कोई वेद को उठा के गया और तुम्हें पता नहीं चला। फिर वो जियान की तरफ मुड़ के कहती है, तुम्हारे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी हाई सिक्योरिटी क्रॉस कर पाए। लेकिन तुम्हारा ही अपना आदमी ये काम कर गया और तुम्हें पता नहीं चला। लैम रियली सॉरी एसआर। जियान इतना बोल ही पाया, वो लड़की अपना हाथ दिखा के उसे रोक देती है। था शिवी, पूजा जी जो अब तक ये सब देख रही थी, वो नाम आंखों से उस लड़की का नाम लेती है, जिस पे शिवानी कहती है, आप शायद भूल रही है मिसेस अग्रवाल, मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी मैटर में अगर कोई मेरी परमिशन के बिना बोलता है तो उसका अंजाम मौत से भी बदतर होता है। शिवनी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुन एक पल के लिए तो पूजा की भी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके कहती है, अभी तक आप नाराज से हमसे। मिसेस अग्रवाल नाराज उनसे होते हैं जिनसे कोई रिश्ता होता है। शिवनी की बात सुन आलोक जी कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है आप अपनी माँ से? वजह भी तो आपकी वाइफ ने ही दी है। मिस्टर अग्रवाल सो समझाए अपनी वाइफ को कि मेरे मैटर से दूर रहे। उसकी इतनी गुस्से और सर्द भरी आवाज सुन अब किसी की हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने की। मम्मा आप आ गईं, कहते हुए वेद मुस्कुराते हुए दौड़ के शिवनी के पास आता है तो शिवानी भी अपने घुटनों के बाल बैठ के अपनी बहें फैला देती है। वेद सीधा उससे चिपक जाता है। शिवानी मुस्कुरा के उसके बालों को सहला रही थी। फिर वो वेद को अपनी गोद में उठा लेती है। शिवनी को देख के कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले वो किसी नर की देवी से कम भी लग रही थी। बटरफ्लाई, इतना कहते हुए मिशी भी शिवानी से आके एफ चिपक जाती है। मैंने आपको बहुत मिस किया बटरफ्लाई, कहते हुए मिष्टी की आंखें नम हो जाती है। शिवनी भी उसके बालों को सहला के मुस्कुरा के कहती है, कैसी है मेरी प्रिंसेस? हूँ, आपको बस आपकी प्रिंसेस दिखाई देती है बटरफ्लाई, मैं तो दिखाई ही नहीं देती हूँ जैसे। इतना कह के अवंती अपना मुंह बना लेती है तो शिवानी उसे भी अपने पास बुला के गले लगा लेती है। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, समझी न तुम दोनों? शिवनी की बात सुन दोनों मुस्कुरा के सर हिला देती है। चैप्टर 7 क्वीन इज बैक। चैप्टर 7 मफलास क्वीन। ब्रेकफास्ट किया आपने? शिवनी वेद की तरफ देख के कहती है तो वो न में सर हिला देता है। जाए मेरी आंटी से कहिए ब्रेकफास्ट रेडी करके गार्डन में अरेंज करवाए। शिवनी की बात सुन वेदा ने गर्दन हिला के भाग जाता है। उसके जाने के बाद शिवनी के एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो जाते हैं, जिसे देख के जियान और बाकी सबकी हालत खराब हो जाती है। एनी, शिवनी की आवाज सुन 30 साल की औरत दौड़ के उसके पास आती है। शिवनी जियान और लड़कियों को देख के एविल स्माइल के साथ एनी से कहती है, एनी जाए और इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करिए। नू, दृष्टि ने अभी इतना ही कहा था कि शिवानी उसे गुस्से के घूर के देखती है, जिसकी वजह से वो चुप होकर सर झुका लेती है। सब गार्डन में ही बैठे थे। धीरे धीरे पूरे गार्डन में धूप आ गई थी, लेकिन जियान और लड़कियां धूप में ही एक ही पोजीशन पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। गार्डन में ही अरेंजमेंट हो गया था, इसलिए सब बैठ जाते हैं। शिवनी हेड चेयर पर बैठी थी। टेबल पर खाना रखा हुआ था। एनी भी जियान और बाकी लड़कियों का खाना लेके आ जाती है। खाना देख के उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।
उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। कार्तिक, शिवनी की आवाज़ सुन कार्तिक जियान और बाकी सबके सामने रखी टेबल पर दो दो इंजेक्शन रख देता है, जिसे देख के जियान और बाकी सब समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। वही बाकी फैमिली मेंबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिवनी सबसे पहले वेद को खाना खिलाती है, फिर मिष्टी और अवंती को देख के कहती है, वेद मम्मा को इम्पोर्टेंट काम है तो आप अपनी मासी के साथ जाए और खेलिए जाके। वेद हाँ में सर हिला देता है और वहां से दोनों के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद शिवनी जियान और बाकी सबको देख के कहती है, गिव योर गाइज 3 ऑप्शंस, चूज वन ऑफ देम। फर्स्ट ऑप्शन, complete your punishment by finishing the breakfast placed in front of you. Second option, till my mood changes, keep standing in the same position. If you move even an inch, it will not be good for you. Third and last option, leave your job forward but you will be responsible for whatever happens after that. तीनों ऑप्शन सुन के सबकी आंखें मानो बाहर आ गई थी, क्योंकि जिसको भी वो चूज करे ने उसमें ही उनकी मौत है या उससे भी बदतर है। हम फिर ऑप्शन चूज करेंगे, नैना डरते हुए बोलती है तो शिवानी एविल स्माइल के साथ कहती है, आई नो ब्रेकफास्ट में वो चीजें हैं जिनसे तुम्हें एलर्जी है, बट यहाँ ना थोड़ा ट्विस्ट है, तुम्हारे सामने जो इंजेक्शन रखे हैं ना उनमें से एक एंटीडोट है तुम्हारी एलर्जी का और दूसरा पंखी डरी हुई आवाज में पूछती है, जिसपे शिवानी डार्क एक्सप्रेशन से कहती है, पॉइजन। अब तो मानो सबकी जान खुद हलक में अटक गई थी। शिवनी को देख के खुद ऋषभ के दोस्त तक अंदर तक कांप गए थे। ये तो मुझे ऋषभ का ही फीमेल वर्जन लग रहा है। क्रूएल और हार्टलेस। शिवम की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। नाउ योर फेट विल डिसाइड वेदर यू विल लिव और। इतना कह के शिवानी अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। जियान और बाकी सब कभी खाने को देखते तो कभी शिवानी को जो एविल स्माइल के साथ उन्हें ही देख रही थी। Whatever has to be done, do it quickly. I don't have that much time to sit here all day. शिवनी की गुस्से भरी आवाज सुन जियान और बाकी लड़कियां गहरी सांस लेके फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेती है। जियान को चीज से एलर्जी थी, वही दृष्टि को मैंगो से एलर्जी थी, नैना को पीनट से एलर्जी थी, पंखी को मशरूम से एलर्जी थी, कीर्ति को ड्राई फ्रूट्स जैसे कैशूज एंड रेजन्स, काजू और किशमिश से एलर्जी थी। वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे लेकिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। वही पूजा जी से जब ये सब नहीं देख जाता है तो वो चिल्ला के कहती है, आप उन्हें क्यों टॉर्चर कर रही है? क्यों मिस अग्रवाल, आपको बुरा लग रहा है क्या? शिवनी बिना एक्सप्रेशन के कहती है, जिसपे पूजा जी कहती है, बंद करिए ये सब, वक्त ने आपको इतना हार्टलेस बना दिया है कि किसी की तकलीफ आपको अब नजर आने बंद हो गई है। देख नहीं रही है वो लोग कितना तड़प रहे हैं? अगर कुछ हो गया तो? आवाज नीचे, मिसेस अग्रवाल भूलिए मत, आप किसी बात कर रही है और मुझे हार्टलेस बनाने में तो सबसे बड़ा हाथ आपका ही है, इसलिए अगर नहीं चाहती है कि मैं कुछ और करूं तो मेरे मेटर में बोलना बंद कर दे। शिवनी अपनी बेहद सर्द और कड़क आवाज में बोलता है, जिसे सुन के कोई कुछ नहीं बोलता है। अब इनमें से एंटीटोड कौन सा है? नैना गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलती है। उसके पूरी बॉडी में रेशेज थे, दर्द से बॉडी तड़प रही थी। ये तो तुम्हारी किस्मत डिसाइड करेगी, शिवनी बिना एक्सप्रेशन के बोलती है। प्लीज बता दो। इतना कह के कीर्ति की आंखें हल्की हल्की बंद होने लगती है, जिसपे शिवानी कहती है, यू आर अ डॉक्टर राइट, तो तुम्हारे लिए ये पता करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कौन सा एंटीटोड है। जियान एक इंजेक्शन उठा के इंजेक्ट कर लेता है, वही बाकी भी सब एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगने के बाद वो सब जमीन में गिर जाती है, जिसे देख के सबकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन ऋषभ एविल स्माइल लिए बस शिवानी को ही देख रहा था। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, कोई बिना देखे रह ही न पाए। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? पूजा जी की बात सुन शिवनी भी फुल एटीट्यूड से बोलती है, जैसे किया जाता है। मम्मा अंदर आइए, वेद को आपको कुछ दिखाना है। वेद की आवाज सुन शिवानी वहां से उठ के चली जाती है। पूजा जी भी वही जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक गलती से उसे आज इतना क्रूल और हार्टलेस बना दिया है। आंटी हमें कुछ नहीं हुआ है। दृष्टि की बात सुन सब गहरी सांस लेते हैं। प्रभात उनके पास आके कहता है, तुम लोग ठीक तो हो ना? हमें क्या होना था जीजू? कीर्ति की बात सुन आलोक जी कहते हैं, इसका मतलब दोनों में एंटीटोड था। पंखी की बात सुन सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। हाँ, लेकिन वो इतनी क्रूल कैसे हो सकती है? देव की बात सुन ऋषि कहती है, उसकी सजा प्रसाद है हमारे लिए, लेकिन तुम लोग थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते थे। नील की बात सुन पंखी कहती है, अब मुझे यकीन हो गया है, तुम ना सच में पागल खाने से भाग के आए हो। क्या कहा तुमने? नील गुस्से से उसे घूर के कहता है, तो पंखी कहती है, जो तुमने सुना।
पिछली बार 2 आदमियों ने थर्ड ऑप्शन चुना था तो उनको बहुत बुरी मौत मिली थी। जियान की बात सुन सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। उसके ऑप्शंस का मतलब ही यही है कि या तो तकलीफ से के अपनी जान बचा लो या फिर हमेशा के लिए ऊपर के लिए ऐसे गायब हो जाओगे कि कभी तुम थे ये भी नहीं पता चलेगा किसी को। नैना अपना मुंह बनाते हुए कहती है। कार्तिक उनके पास आके कहता है, खाना कैसा था तुम्हारी? तो तुमने ही उन्हें बताया था ना हमारी एलर्जी के बारे में। जियान गुस्से से उसे घूर के कहता है, जिस पे कार्तिक हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना, आज तक मैंने तुम्हें पीटते हुए नहीं देखा था इसलिए बता दिया। खाना मैंने ही बनवाया था, अबे कुछ जाता हमें तो। दृष्टि उसको घूरते हुए कहती है। तो कार्तिक कहता है, तो क्या तुम्हारी कब्र अच्छे से रेडी करा देता? बहुत जल्दी है कब्र रेडी करने की, कहो तो मैं कर दूं। शिवनी की आवाज सुन कार्तिक के साथ सब सुन पड़ जाते हैं। अब क्या यहीं पर खड़े रहना है? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सब लड़कियां जल्दी से उठ जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। वही जियान भी कॉटेज की तरफ चला जाता है जहां सारे गार्ड्स फ्रेश होते थे। प्रभात शिवानी के पास आके कहता है, कैसी हो लिटिल गर्ल? लिटिल गर्ल, शिवनी अपना सर टेढ़ा करके कहती है, जिस पे प्रभात मुंह बना के कहता है, अब तुम भले ही मुझे पनिश कर लो लिटिल गर्ल, लेकिन मैं यही बोलूंगा। रियली? जिस पे प्रभात भी हाँ में सर हिला देता है। और फाइन, शादी की डेट कब की है? क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे वापस जाना है। पर अभी तो तुम आए हो। और प्रभात आगे कुछ बोल पता कि शिवानी कहती है, गेम इज ऑन। प्रभात उसको देखते हुए बोलता है, ठीक है, बट उसके लिए जाना क्यों? सबको पता होना चाहिए न दैट क्वीन इज बैक। फिर थोड़ा रुक के बोलती है, द पेजेस ऑफ हिस्ट्री विल बी रिपीटेड वंस अगेन, बट दिस टाइम द गेम विल बी माइन एंड इट्स प्लेयर्स विल ऑल्सो बी माइन। शिवनी की बात प्रभात और अग्रवाल फैमिली समझ रही थी, लेकिन ऋषभ और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आता है। च8 मुझे डैड चाहिए। चैप्टर 8 माफी इज क्वीन। हमसे नहीं मिलेंगी आप? यशवर्धन जी की आवाज सुन सब पीछे मुड़ के देखते हैं। शिवनी एविल स्माइल के साथ बोलती है, क्यों नहीं, आखिर आप भी तो इस गेम के एक खास प्लेयर थे दादाजी। अब किसी को तो खास बनना पड़ेगा न। दादाजी की बात सुन शिवनी उनके पास आके उनके पैर छू लेती है। फिर खा जी और अनिल जी के भी पाई छू लेती है। उसके बाद गौरव जी और मीर जी के भी छू लेती है। सबकी आंखें उसे देख के नम थी। कैसी है मेरी बच्ची? पूरे 7 साल बाद देख रही हूँ तुम्हें। मीर जी की बात सुन शिवनी कहती है, 17 साल बाद आंटी, आज भी आपकी कैलकुलेशन वीक है। आगे क्या करने वाली है आप? अनिल जी की बात सुन शिवनी बिना एक्सप्रेशन के कहती है, आराम। हमारा आराम छीन के आराम करनी है हो? हार्टलेस दृष्टि की बात सुन शिवनी बिना मुड़े कहती है, मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से गेम खेले क्यों? कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं खेलना तुम्हारा गेम, तुम जाओ, वेद बुला रहा है। दृष्टि की बात सुन शिवनी वहां से चली जाती है। को आप उसे छेड़ती है? प्रभात की बात सुन दृष्टि कहती है, सुकून मिलता है। चलिए आप सब भी अंदर रेस्ट कर लीजिए, फिर शादी की डेट फिक्स ही कर लेंगे। पूजा जी की बात सुन सब हमें सरहिला के अंदर चले जाते हैं। ऋषभ प्रभात को रोक के कहता है, क्या चल रहा है मुझे बताओ। कौन है ये लड़की? वक्त आने पर पता चल जाए। वैसे मैंने नोटिस किया है जब से लिटिल गर्ल आई है तब से तुम उसे ही देख रहे हो। क्या बात है? प्रभात की बात सुन ऋषभ अपने बालों पर हाथ मार के कहता है, कुछ नहीं। उसकी इस हरकत पर प्रभात मुस्कुरा देता है और कहता है, बच के रहना, घायल शेरनी है, कब पंजे मार देगी पता नहीं चलेगा। ऐसी शेरनी को काबू करना मुझे अच्छे से आता है। ऋषभ की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम का वक्त। शिवानी इस वक्त स्टडी रूम में थी। जयान और बाकी लड़की भी वही थी। तभी स्टडी रूम का गेट खुलता है और अनिल जी, आलोक जी, प्रभात, उसके दोस्त और दादाजी अंदर आते हैं। किस काम से आए हैं आप? पर्सनल और प्रोफेशनल? शिवानी की बात सुन आलोक जी कहते हैं, दोनों। इतना कह में सब वहां रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। और देन जैसा हो मुझे इन्फो करना। इतना बोल के शिवनी अपने कान से ब्लूटूथ निकाल देती है। लिटिल गर्ल तुम क्या करने वाली हो? प्रभात की बात सुन शिवनी कहती है, माई एक्शंस इज डिपेंड अपॉन टाइम, सिचुएशन एंड कंडीशन। 0 के फाइन, बट फर्स्टली मीट रिस्क सिंघानिया। प्रभात ऋषभ की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है। शिवनी ऋषभ को देख के एविल स्माइल के साथ कहती है, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन को कौन नहीं जानता है? फिर प्रभात को देख के कहती है, वेल ये इंट्रोडक्शन किस लिए? जिस कंपनी से कोलैब हुआ था वो ऋषभ की ही कंपनी थी, इसलिए इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। प्रभात की बात सुन शिवनी हाँ में सर हिला देती है। जयान शिवानी को देख के कहता है, एसआर में जाओ, हम बट जो बोला है वो हो जाना चाहिए। शिवानी की बात सुन जयान हाँ में सर हिला के वहां से चला जाता है। आलोक जी शिवानी को देख के कहते हैं, आपके वहां जाने से वेद पर खतरा बढ़ जाएगा। वेद यही रहेगा, जब सही टाइम होगा मैं उसे बुला लूंगी।
उसकी बात सुन आलोक जी कहते हैं जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं तो मिस्टर अग्रवाल, हमारे यहाँ रहने से सबके ऊपर खतरा है, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। उद्धरण चिन्ह। अवंती आपको कहीं नहीं जाने देंगी। आलोक जी की बात सुन शिवनी कहती है वो हमसे मिलने आ सकती है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो आप कहाँ रहेंगी? दादाजी की बात सुन शिवनी कहती है फार्म हाउस। आप सिंघानिया फैमिली में रहेंगी, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। अनिल जी थोड़ा सर्द आवाज में बोलते हैं तो शिवानी बिना किसी भाव के कहती है मैं आपकी बात न मानूं तो हमने वादा किया है किसी से कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। अनिल जी की बात सुन कीर्ति बोलती है अंकल आप किसे समझा रहे हैं? सही कह रही है कीर्ति, एक हार्टलेस के सामने अपना सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। नैन भी मुंह बनाते हुए कहती है अब मान जाओ लिटिल गर्ल। प्रभात भी शिवानी को मानते हुए कहता है। दादाजी शिवानी को देखते हुए कहते हैं ठीक है, अगर आपको सिंघानिया विला में नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, आप अपने फार्म हाउस में रहिए, लेकिन ऋषभ और उसके दोस्त आपके साथ रहेंगे। अब इसके आगे हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है। शिवानी इतना बोलती है कि वेद स्टडी रूम का डोर ओपन करके अंदर आ जाता है और शिवनी की गोद में बैठ के कहता है मम्मा वेद आपके साथ रहेगा। और बॉस जैसी आपकी विश। शिवानी मुस्कुरा के वेद के गाल पर किस कर लेती है। पंखी वेद को देख के कहती है छोटे पैकेट हर वक्त मम्मा मम्मा क्यों करते रहते हो? तुम भी हर वक्त सोना सोना क्यों करती रहती हो? वेद की बात सुन सब पंखी को देखने लगते हैं, जिसपे नैना हंसते हुए कहती है छोटे चूहे तुमको ये कैसे पता चला? तुम खुद चूहिए हो, ज्यादा नहीं बोलो, जानती हो किससे बात कर रही हो? अभी अगर मैंने मम्मा को बता दिया ना तो समझे रहना। वेद घूर के नैना को देख के कहता है, जिसपे नैना कहती है तुम छोटे चूहे मुझे मम्मा की धमकी दे रहे हो। वेद प्रताप सिंह धमकी नहीं सीधा वार्निंग देता है। वेद का एटीट्यूड देख के धृति हंसते हुए कहती है क्यों लड़ रही हो उससे, जब जीत नहीं पाओगी। तुम तो चुप ही रहो चटोरी मासी, जब मम्मा ऑफिस जाती थी तब तुम बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स मुझे खिलाती थी। अब तो चारों लड़कियां शॉक्ड हो जाती है कि कैसे वेद सबके सामने उनकी पोल खोल रहा है। वेद एक एक करके न जाने कितनी ही बातें शिवानी को बताई थी। अब तो लड़कियों की जान हलक में अटक जाती है। बच्चा जाओ खेलो जाके, मम्मा अभी आ रही है। शिवनी की बात सुन वेद जाते वक्त एटीट्यूड से कहता है कहा था ना, वेद सिर्फ वार्निंग देता है। इतना कह के वो सबको देख के आई विंक कर देता है और चला जाता है। सब लोग वेद को देख के मुस्कुरा रहे थे। देखो शिवी वो तो बस। धृति इसके आगे कुछ कहती कि शिवानी कहती है जाओ और जाके फार्म हाउस क्लीन कर दो जाके, बिना किसी हेल्प के। यू हैव ओनली 2 आवर्स। लेकिन गार्डन भी क्लीन कर देना चारों मिलके। शिवानी की बात सुन चारों लड़कियां बुरी तरह चिढ़ जाती है। हार्टलेस, डेविल, क्रूएल, हॉट एंड ऐसे ही बहुत से वईद शिवानी के लिए बोल के वो सब पैर पटक के चली जाती है। दादाजी शिवनी को देख के कहते हैं क्यों इतना टॉर्चर करती है आप उन्हें? आप नहीं समझेंगे। वेल मिस्टर सिंघानिया, अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो क्या हम प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें? जिसपे ऋषभ भी हाँ में सर हिला देता है। थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद देव कहता है तो आगे क्या करना है दो दृष्टि से डिस्कस कर लीजिए आप, जिसपे देव हाँ ने सर हिला देता है। मैम डिनर रेडी हो गया है। मेरी की बात सुन शिवनी कहती है और आप चलिए हम आ रहे हैं। वहाँ सब कैसे है? प्रभात की बात सुन शिवनी कहती है ठीक है पर ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। इतना बोल के सब नीचे चले जाते। शिवनी अपनी तेज आवाज बोलती है बाहर आओगी या मैं निकालूं आके? चारों लड़कियां बाहर आ जाती है और मुंह के कहती है तुम कैसे पता हम यही थे? डोंट फॉरगेट दैट हु एम आई। इतना बोल के वो चेयर पर बैठ जाती है और वेद को खान खिलाने लगती है। बटरफ्लाई आज आप यही रुक जाओ ना प्लीज। मिष्टी अपना क्यूट और मासूम सा फेस बना के शिवनी को देखती है, जिसपे शिवानी हाँ कर देती है। बटरफ्लाई आपको पता है मैंने न इस बार भी टॉप किया है। मिष्टी की बात सुन शिवनी कहती है क्या चाहिए आपको? मुझे मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन वहाँ की सीट फुल हो गई है। मिष्टी उदास चेहरा देख ऋषभ कहता है लिटिल गर्ल तुम्हारा एडमिशन में करा दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं मिस्टर हैंडसम? मिष्टी खुशी से चहकते हुए बोलती है, जिसपे शिवम बहुत स्टाइल से कहता है हाँ, क्योंकि वो कॉलेज ऋषभ का ही है। शिवम की बात सुन मिष्टी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहती है क्या सच में? जिसपे ऋषभ अपना सर हाँ में हिला देता है। शिवनी अवंती को देख के कहती है डॉल तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है, बस अब एक अच्छी जॉब नहीं करोगी अभी तुम? शिवानी की बात सुन प्रभात कहता है लेकिन क्यों लिटिल गर्ल, अभी बाहर जाना सेफ नहीं है। शिवानी की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। वेद ऋषभ को देख के कहता है हैंडसम अंकल मुझे आपके पास बैठना है।
हमारे पास तो कभी आके नहीं बैठे तुम छोटे चूहे। कीर्ति की बात सुन वेद ऋषभ की गोद में बैठते हुए कहता है, क्योंकि मैं छोटी चूहिया के पास अगर बैठ गया तो वो दब जाएगी न, इसलिए। वेद की बात सुन सब हंसने लगते हैं। छोटे चूहे देख लूंगी तुम्हें मैं, की चिढ़ते हुए कहती है, जिसपे वेद उसे जीभ दिखा देता है। दोनों को देख के सब मुस्कुरा रहे थे। वेद ऋषभ के कान में कहता है, मेरी मम्मा कैसी है हैंडसम अंकल? अच्छी है क्यों? जिसपे वेद कहता है, तो क्या आप मेरी मम्मा से शादी करोगे? दो वेद प्रताप सिंह, ये मत भूलो कि किसके बारे में बात कर रहे हो। शिवानी की इतनी तेज और सर्द आवाज सुन के वेद डर से अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छिपा लेता है। शिवनी गुस्से से वहां से उठ के चली जाती है। दृष्टि वेद को देख के कहती है, वेदू आपने ऐसी बात क्यों किया? क्योंकि मुझे डैड चाहिए। इतना बोल के वो भी रोते हुए वहां से रूम की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद सबकी आंखें नम हो जाती है। वही ऋषभ प्रभात को देखने लगता है। चेन्नई फ्लैशबैक चैप्टर 9 माफी इज क्वीन। इस वक्त सबकी आंखें नम थी। प्रभात, ऋषभ और बाकी लड़के इस वक्त गार्डन थे। प्रभात आसमान को देखते हुए कहता है, क्या जानना है? वेद के डैड कौन है? ऋषभ का सवाल सुन प्रभात एक गहरी सांस लेके कहता है, ये बात तक की है जब लिटिल गर्ल सिर्फ 18 साल की थी। शिवम शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सिर्फ 18 साल? हाँ। प्रात की बात सुन सब शॉक्ड होके उसे ही देखने लगते हैं। तभी वो आगे कहता है, सब खुश थे क्योंकि शिवानी पूरे 3 साल बाद हमेशा के लिए वापस आ रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दिन सबकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाएगा कि सब तबाह हो जाएंगे। फ्लैशबैक रात के अंधेरे में मुंबई की सड़कों पर दौड़ती एक कार जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो किसी से बच रही है। शिवी, हम कार रोक रहे हैं, आप और वेद जल्दी से दूसरी कार में बैठ के यहाँ से जाए। एक लड़का घबराते हुए शिवानी को देख के कहता है, नहीं, हम आप दोनों को छोड़ के नहीं जाएंगे। शिवानी उस लड़के को मना करते हुए कहती है, शिवी आपको जाना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। उस कार में बैठी एक लड़की भी शिवानी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ शिवी, आपको और वेद को जाना होगा। अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लड़के की बात सुन शिवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भरे गले से बोलती है, नहीं जाएंगे तो हम चारों जाएंगे, हम अकेले वेद को लेके नहीं जाएंगे। शिवनी की बात सुन वो लड़का कार रोक के कहता है, आप अगली रानी है, आपको कुछ हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां बैठी लड़की कहती है, शिवू आपको जाना पड़ेगा, वेद के लिए आपको जाना पड़ेगा, आप वेद की माँ है। प्रताप हाउस के लिए आपको जीना होगा, आपको हमारी कसम है। नहीं प्लीज ऐसे मत कहिए, शिवानी रोते हुए दोनों को देख के बोलती है। तभी वो लड़का शिवानी आंसू पोंछ के कहता है, हमारी शिवी वीक नहीं है, आपको अब रोमा नहीं है, वेद का ख्याल रखना है और सब कुछ संभालना है। और याद रहे, हमें कुछ भी हो जाए आप पलट के वापस नहीं आएंगी। इतना कह के वो शिवानी को जबरदस्ती कार से उतार देते हैं और उसको दूसरी कार में बैठा के वहां से भेज देते हैं। शिवनी रोते हुए 1 महीने के वेद को अपने सीने से लगा के बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि तभी जिस कार में वो बैठी थी उसका ट्रक से बेरहमी से एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, शिवनी जब तक अपनी कार से उतर के उस कार तक पहुंचती उससे पहले ही वो कार बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। शिवनी वही घुटनों के बल बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ वक्त बाद वो एक मैंशन के सामने खड़ी थी। उसकी गोद में वेद आराम से सो रहा था। वही रुक जाए, एक औरत शिवानी को गुस्से से घूरते हुए कहती है। शिवनी जो मैंशन के अंदर कदम रखने वाली थी वो वही रुक जाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो औरत खींच के एक थप्पड़ शिवानी को लगा देती है और गुस्से से कहती है, इसलिए तुमको भेजा था मैंने बाहर, ताकि तुम पूरे खानदान की नाक कटा दो। उद्धरण चिन्ह। मेरी बात तो सुनिए मम्मा, शिवानी रोते हुए बोलती है, जिसपे वो औरत फिर बोलती है, जब से हुई हो तब से बस मनहूसियत ही फैलाई है तुमने, और अब पता नहीं किसका बच्चा ले आए हो तुम। उस औरत की ऐसी बातें सुन के शिवानी गुस्से से कहती है, किसका नहीं, मेरा बेटा है ये वेद प्रताप सिंह। ये पाप इस प्रताप फैमिली का हिस्सा होगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अग्रवाल फैमिली से निकालूं तो इसे छोड़ के आओ। उस औरत की गुस्से भरी आवाज सुन शिवानी गुस्से से कहती है, वेद मेरा बेटा है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो इसका बाप कौन है, वो क्यों नहीं आया? मेरी बात मानो शिवी, छोड़ दो इसे, कई अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, अभी तुम बस 18 की हो। उस औरत की गुस्से भरी बात सुन शिवनी भी गुस्से से कहती है, जैसे आपने डैड को छोड़ के किसी और से शादी कर ली, मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। शिवानी,
इतना कह के वो औरत खींच के एक थप्पड़ शिवानी के गाल पर लगा देती है। शिवानी अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से कहती है, क्यों मिसेस पूजा अग्रवाल, आपको बुरा लगा? शिवानी, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, पूजा जी गुस्से से शिवानी से बोलती है। जिसपे शिवानी भी गुस्से से कहती है, अभी तक तो मैं अपनी लिमिट में थी, लेकिन अपने मुझे मजबूर कर दिया है इसे क्रॉस करने के लिए। तुम्हारी वजह से आज उस एक्सीडेंट में उन दोनों की जान चली गई। अगर तुम न होती तो सब ठीक होता। आज मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पूजा जी रोते हुए गुस्से से बोलती है। जिसपे शिवानी भी गुस्से से कहती है, ठीक है, आज से आप मेरी कुछ नहीं लगती है। मैं अपने बेटे को भी पाल लूंगी और सब संभाल लूंगी, क्योंकि आपकी तरह मैं अपनी जिम्मेदारियों भागती नहीं हूँ। इतना कह के शिवानी वहां से वेद को लेके चली जाती है। तभी जोरों की आंधी तूफान आ जाता है। ये तूफान ने न जाने कितनों की ही जिंदगी तबाह कर दी। फ्लैशबैक एंड। यही वजह है कि शिवानी पूजा आंटी से बहुत नफरत करती है और इसी वजह से वो इतनी हार्टलेस और इमोशनलेस बन है। प्रभात की बात सुन ऋषभ कहता है, उस कार में कौन था और वेद के पापा वो कौन है? पता नहीं, बात सिर्फ शिवानी जानती है क्योंकि वो वहीं पर थी। और वेद के पापा कौन है ये भी बस शिवानी को पता है। देव सबको देख के कहता है, लेकिन पूजा आंटी ने दूसरी शादी क्यों की? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। प्रभात एक गहरी सांस लेके बोलता है। विराज कुछ सोच के बोलता है, हो ना हो सबका कनेक्शन बस एक ही इंसान से है, शिवानी। लेकिन वो कुछ नहीं बताएंगी। शिवम की बात सुन सब हमें सर हिला देते हैं। वेद का रूम। वेद इस वक्त बहुत रो रहा था। तभी रूम में ऋषभ आता है और वेद के सर पर हाथ फेर के कहता है, छोटे चूहे। वेद की मम्मा वेद से बात नहीं कर रही है। जब मम्मा मुझसे बात नहीं करती है तो वेद को बहुत हट होता है। वेद की बातें सुन ऋषभ उससे कहता है, आपको पता है छोटे चूहे, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, अभी वो नाराज है, देखना सुबह वो आपसे बात जरूर करेगी। सच्ची? वेद की बात सुन ऋषभ हाँ में सर हिला देता है। ऋषभ के सहलाने से वेद गहरी नींद में सो जाता है। ऋषभ भी कुछ सोचते सोचते वही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब तैयार होके डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वेद बेसब्री से शिवानी का इंतजार कर रहा था। वे 5 आप ब्रेकफास्ट करो, मम्मा अभी आ जाएंगी, पूजा जी प्यार से वेद के सर पर हाथ फेर के कहती है। जिसपे वेद उदास होते हुए कहता है, मुझे मम्मा के ही हाथ से खाना है। काफी देर इंतजार करने पर भी शिवानी जब नहीं आती है तो दृष्टि गुस्से से कहती है, हद हो गई है अब तो। मैं देख कर आती हूँ, आखिर ये है कहाँ पर। दृष्टि अपनी चेयर से उठ के जाने के होती है कि तभी जियान अंदर आके सबको ग्रीट करके कहता है, असार चली गई है। चली गई है का क्या मतलब है तुम्हारा? दादाजी की बात सुन जियान बिना इमोशन के कहता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ सर। क्यों? आलोक जी की बात सुन जियान पूजा जी को देख के तंज भरी मुस्कान से कहता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उनके इंडिया आने का क्या मकसद था। फिर वेद को देख के कहता है, 7 मंथ की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी, उससे पहले आप एसआर से नहीं मिल सकते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? जियान क्या कह रहे हो? पूजा जी की बात सुन जियान कहता है, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे कहने के लिए कहा गया है। वेद अभी बस 7 साल है भाई। दृष्टि की बात सुन जियान कहता है, हम रूल्स नहीं तोड़ सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग विपिन कंप्लीट करवाएंगा, बॉस ने उसे आपके लिए भेजा है। जियान की बात सुन वेद खुश होके कहता है, क्या सच में? वेद की बात सुन जियान हाँ में सर हिला देता है। वही बाकी सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते थे। लेकिन जियान भाई की ये लड़की पागल हो गई है, जो अकेले चली गई है, कीर्ति गुस्से से कहती है। तो दृष्टि उसकी बात पर तंज कसते हुए पूजा जी को देख के कहती है, यही तो बनाना चाहते थे सब उसे, अब सबकी तरह वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं सकती है ना? क्यों? सही कहा ना मैंने आंटी। पूजा जी दृष्टि की बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। उस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं, जाओ तुम भी पैकिंग करो जाके, हम भी जा रहे हैं। पंखी की गुस्से भरी आवाज सुन नील उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, चुहिया कब से शेरनी बनने लगी? तुम पूर्वज के बंदर अपना मुंह बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शेरनी का शिकार बन जाओ और पता भी ना चले किसी को। पंखी दांत पिसते हुए अपनी बात करके वहां से इक्वल्स चली जाती है। च10 सबका राजस्थान जाना। चैप्टर -10 माफी इज क्वीन। अवंती मैम की शादी भी वहीं पर होगी, ऐसा बॉस का ऑर्डर है, तो आप लोग भी पैकिंग कर ले। जियान सबको देख के कहता है। उसकी बात सुन पूजा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहीं खो सी जाती है। फ्लैशबैक। बहुरानी भले ही अपने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन आप हमेशा हमारी बेटी रहेंगी, एक अधेड़ उम्र के आदमी पूजा जी को देख के कहते हैं। पापा क्या आप हमसे नाराज नहीं है?
पूजा जी भरे गले से बोलती है। उनकी बात सुन वो आदमी कहता है, ये आपकी जिंदगी थी। वैसे भी आपकी शादी आपकी मर्जी के बिना हुई थी, इसलिए हम आपसे नाराज नहीं हैं। उनकी बात सुन पूजा जी रोने लगती है, जिसपे वो आदमी कहता है, अब आप रोना बंद करिए और याद रखिएगा अवंती और मिष्टी की शादी यहीं से होगी, क्योंकि वो भी इस घर की बेटी है। आलोक जी जो उन दोनों को बुलाने आते हैं, वो उस आदमी को देख के कहते हैं, आप दोनों यहाँ हैं, बाहर शादी की तैयारी शुरू हो गई है, हम बस आ ही रहे थे। पूजा जी की बात सुन वो आदमी कहता है, आलोक बेटे, हमारी पूजा बेटी का ख्याल रखना, इन्हें कोई तकलीफ न हो। जी ठाकुर साहब। आलोक की बात सुन वो आदमी गुस्से से घूर के कहता है, पापा कहो हमें। आलोक उनकी बात सुन मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। पूजा जी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी आलोक जी उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे वो होश में आती है। बॉस ने आपको भी बुलाया है सर, जियान दादाजी की तरफ देख के कहता है। उसकी बात सुन दादाजी कहते हैं, हम तो आखिर उसे हमारी याद आ ही है, चलो अब जाना तो पड़ेगा। लेकिन दादाजी मैं नहीं जा सकता, ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग है। ऋषभ की बात सुन दादाजी कहते हैं, अभी काम जरूरी नहीं है, तुम सब भी चल रहे हो, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। रेखा जी भी दादाजी की बात सुन ऋषभ से कहती है, जो दादाजी कह रहे हैं वही करो ऋषभ। अब ऋषभ कुछ नहीं बोलता है। दृष्टि नीचे आते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, समझती क्या है, खुद को छोड़ूंगी नहीं, इसको में बहुत हो रहा है, इसका हाथ ले इस कहीं को। सही कह रही हो, हमेशा बस हुक्म चलती रहती है, बढ़ियाई। अपने आप को कहीं की रानी समझती है जैसे हो। कीर्ति भी द्रे की बात का जवाब देते हुए कहती है, रानी तो है ही, इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है। प्रभात की बात सुन के तो पनखी गुस्से से बोलती है, स्वेर अगर पहला खून माफ होता न तो मैं डिस्का कर देती। रहने दो, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता है। नैना पीछे से आते हुए मुंह बना के कहती है। उसकी बात सुन सब हंस देते हैं। एक क्या वेद नहीं जाएग। नैना की बात सुन जियान कहता है, नहीं वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही आएंगे। ठीक है, पर अभी चलो जल्दी, आज मैं डिस्को छोड़ूंगी नहीं, नैना गुस्से से कहती है। आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाए, जियान सबको देख के कहता है। जिसपे अनिल जी और आलोक जी माना करते हुए कहते हैं, हमें मीटिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, हम 1 हफ्ते बाद आएंगे। क्या हम वहां जा रहे हैं? मेही खुरा होते हुए पूछती है। हाँ मेरी जान, हम वहां जा रहे हैं, कीर्ति मुस्कुराते हुए बोलती है। फिर गुस्से से बोलती है, और तुम्हारी बटरफ्लाई का भी हिसाब करना है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? देव की बात सुन प्रभात मुस्कुरा के कहता है, पता चल जाएगा। मीरा जी और गौर जी सबको देख के कहते हैं, हमें एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने जाना है, हम भी 2 हफ्ते बाद ही आ पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, आप लोग आराम से आ जाना। प्रभात की बात सुन दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। थोड़ी देर में सब तैयार होके आ जाते हैं। वेद भी विपिन के साथ चला गया था। अनिल जी और आलोक जी भी चले गए थे। मीरा जी गौरव जी भी चले गए थे। बाकी लोग तैयार होके प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं। राजस्थान। पूरे शहर में अफरा तफरी थी। आखिर पूरे 7 साल बाद ये की रानी वापस जो आ गई थी। पूरा शहर दुल्हन की तरफ सजा था। हर राज्य के राजा आज बस रानी को देखने के लिए आए थे। सब जानते थे कि रानी बहुत खूबसूरत है, उसकी के साथ क्रूएल और हार्टलेस भी है। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा था। बाहर से महल दिखने में जितना खूबसूरत था, उससे ज्यादा अंदर से था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज कितने साल बाद हमारी पोती वापस आ रही है। एक अथर उम्र का आदमी सबको चिल्लाते हुए खुशी से बोलता है। ये है राजस्थान के हुकुमसा दिग्विजय प्रताप सिंह। देखने में काफी गुस्से वाले इंसान। इन्हें सबसे ज्यादा अपने रुतबे और सनोसाउक्त से प्यार था। कोष्टक। ठाकुर साहब की बात सुन सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है, कोई पहली बार नहीं आ रही है पापा जो आप इतने परेशान हैं। हमें पता है उनके आने तुम्हें कोई खुशी नहीं है, लेकिन अपना मुंह बंद रखना, समझे ना। ठाकुर साहब की बात सुन वो आदमी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेता है। तभी एक औरत उस आदमी के कंधे पर हाथ रख के गुस्से से कहती है, आ तो रही है, लेकिन देखना उसे बर्बाद कर दिया न तो मेरा भी नाम संध्या नहीं। इतना बोल के दोनों एविल स्माइल कर रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि दोनों कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये है संजय और संध्या प्रताप सिंह। दोनों ही बहुत ज्यादा नफरत करते हैं सबसे, क्योंकि यहाँ पर वो राज करना चाहते थे, लेकिन दिग्विजय जी के रहते ये संभव नहीं। अब देखना है ये दोनों अपनी हदें किस हद तक पर करते हैं। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आके रुकती है। बॉडीगार्ड्स बाहर निकल के एक गाड़ी का गेट खोलते हैं, जिससे बिजनेस सूट पहले स्टाइल से शिवानी बाहर आती है।
जैसे ही सबकी नज़र शिवानी पर जाती है सब बिना पलके झपकाए उसे ही देखने लगते हैं। शिवनी का ऑरा इतना खतरनाक था कि सब उसे देख के कांप रहे थे। आ गई आप, कितनी याद किया हमने आपको। अपने दादाजी की बात सुन शिवनी इमोशनलेस चेहरे के साथ कहती है, अंडरस्को जरूरत पर तो सभी याद करते हैं। वेल हम थक गए हैं इसलिए आराम करने जा रहे हैं, शाम को मीटिंग रखिए जिसमें हम अपने आने की खबर सबको देंगे, वो भी एक धमाके के साथ। इतना कह के वो एविल स्माइल के साथ वहां से अंदर चली जाती है। उसके चाचा चाची उसे देख के एक पल के लिए कांप जाते हैं, क्योंकि शिवन उन्हें देख के डेथ ग्लेयर दे रही थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं इसे पता तो। संध्या की बात सुन के संजय कहता है, चुप करो, अगर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ लेकिन ये हमें ऐसे क्यों देख के गई। संध्या की बात सुन संजय कहता है, जो होगा देखेंगे, अभी फिलहाल शांत रहो। शांत कैसे रहूं, तुम जानते हो ना हमने क्या किया था और किसके लिए किया था। संध्या गुस्से से बोलती है, जिसे सुन के संजय उसे गुस्से से घूर के कहता है, इसके बारे में अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, अभी शांत रहो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। वो दोनों बात करके अपने रूम में चले जाते हैं। शिवनी जो ऊपर से ये सब देख रही थी वो गुस्से से उन दोनों को घूरती है और कहती है, बहुत शौक है गेम खेलने का, इस बार गेम भी मेरा और उसके प्लेयर भी। इस वक्त अगर उसकी इतनी खतरनाक और सर्द आवाज कोई सुन लेता तो शायद अब तक वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता। वहीं दूसरी तरफ जेट में रेखा जी पूजा जी को देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। खुद को संभाले पूजा। रेखा जी उनकी बात सुन भरे गले से कहती है, कैसे संभालूं, तुम जानती हो ये वही जगह है जहां से सब शुरू हुआ था। हाँ आंटी शांत रहिए, इस बार पहले जैसा नहीं है कुछ, इस बार वही होगा जैसा लिटिल गर्ल चाहेगी। प्रभात की बात सुन पूजा जी हाँ में सर हिला देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो लोग इतने परेशान हैं। देव की बात सुन ऋषभ कहता है, ये तो वही जाके पता चलेगा। हर रात से पर्दा उठेगा। पर्दा तो उठेगा जरूर लेकिन बहुत खतरनाक होगा जब हर रात सबके सामने आएगा। दृष्टि अपने मन में बोलते हुए एक गहरी सांस लेती है। जियान भी सबको देख के अपने मन में कहता है, बस इस बार जो भी हो लेकिन उन्हें कुछ न हो वरना किसी को कोई नहीं बचा पाएगा। सबके मन में उथल पुथल चल रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। बस सब भगवान से दुआ कर रहे थे को भी हो क्या भयानक न हो। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।